नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पोलैंड। पीएम मोदी का वॉर्सो में भव्य स्वागत। 45 सालों में पहली बार किसी भारतीय पीएम के पोलैंड दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में पीएम ने किया यूक्रेन का भी जिक्र। कहा, संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की प्रतीक्षा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई करा सकती है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता पुलिस ने भी किया तलब। घटना के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी विरोध प्रदर्शन में हो रहे हैं शामिल। आरजीके मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के हाथ। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। ओपीडी और नियमित सर्जरी नहीं होने से मरीज बेहाल। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आईएमए ने बुलाई रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक। आज रात जनरल बॉडी बैठक में आईएमए और आरडीए हड़ताल पर लेंगे फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा, हरियाणा का देश के विकास में अहम योगदान। बालिका शिक्षा की अहमियत पर राष्ट्रपति ने कहा, उच्च शिक्षा में बेटियों ने बनाया अपना खास स्थान। तेईस अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए देश तैयार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, देश ने अंतरिक्ष में उपलब्धियों से जमाई अपनी धाक। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के जरिए युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी खुलेंगे अवसर के नए द्वार। केरल के 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। त्रिपुरा में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। खोवई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने गृह मंत्री अमित शाह से बात कर दी हालात की जानकारी। गृह मंत्री ने दिया पूरे सहयोग का आश्वासन। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का पोलैंड में भव्य स्वागत हुआ। गौरतलब है कि पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। ये 45 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। और पोलैंड पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम पोलैंड के वॉर्सो के जिस होटल में ठहरे हैं, वहां उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान उनके सम्मान में नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, खासतौर पर बच्चों से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री वहां पर जो भारतीय समुदाय, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के भारतीय समुदाय के जो बच्चे हैं उनसे किस तरह से मुलाकात कर रहे हैं पोलैंड में, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में। तो भारतीय समुदाय के लोग खासतौर पर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और प्रधानमंत्री कुछ लिख करके शायद ऑटोग्राफ देते हुए, तो भारतीय समुदाय के लोगों का जो अभिवादन है उसका प्रधानमंत्री ने पूरी गर्मजोशी के साथ प्रत्युत्तर दिया है।
और वहाँ के लोगों से प्रधानमंत्री ने बात की है, मुलाकात की है। जिन्होंने ऑटोग्राफ मांगा उनको प्रधानमंत्री ने शायद ऑटोग्राफ भी दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर और राजधानी वार्सा में भारतीय समुदाय के लोग उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे और 3 दिन के विदेश दौरे पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कहीं। दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्होंने उम्मीद जताई और पीएम ने कहा, आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड की मेरी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन के दौरे का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का ये पहला दौरा है, जबकि 30 सालों में यूक्रेन की ये पहली यात्रा है किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की। तो दोनों ही देशों में पीएम मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वार्सा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे, उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर।
और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी खबरें हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। 23 अगस्त को देश पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये दिन इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने का दिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 23 अगस्त के दिन पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है और यही वो दिन है जहां एक बरस पहले पहली बार साउथ पोल पर चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था और एक इतिहास रचा गया क्योंकि पहली बार था कि कोई मिशन, अंतरिक्ष मिशन वहां जाकर के लैंड हुआ था। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को सदा फॉलो भी किया और जिस दिन ये लैंडिंग हुई उस दिन भी वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ और फिर उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि प्रतिवर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक अवसर रहेगा जहां आम नागरिक को जागरूकता भी पैदा की जाएगी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हो रही हैं और साथ ही साथ विशेषकर युवाओं को कि किस प्रकार के नए आयाम, नए अवसर और नए विकल्प अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब उपलब्ध हैं उसकी जानकारी भी रहेगी। और भारतवर्ष ने तो अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग लगभग हर सेक्टर में करना प्रारंभ किया है, जो एक तरह का मिसाल है अपने में शेष विश्व के लिए। चाहे वो स्मार्ट सिटीज़ हैं, चाहे वो रेलवे क्रॉसिंग्स की मैनिंग है, चाहे वो टेलीमेडिसिन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, चाहे वो हमारा स्वामित्व कार्यक्रम है जिसका उदाहरण आज दुनिया भर में दिया जा रहा है। तो उस बात को लेकर के ये अवसर एक उत्सव का तो रहेगा ही रहेगा, उस उपलब्धि को लेकर के जो सन 2023 में हुई थी। साथ ही साथ ये अवसर रहेगा कुछ मंथन का, कुछ चिंतन का कि क्या क्या हमने हासिल किया, क्या और बेहतर हो सकता है और आने वाले समय में भविष्य में हमारे क्या कार्यक्रम रहेंगे। और जैसे प्रधानमंत्री अक्सर सन 2047 के विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसके निर्माण में, उसकी रचना में अंतरिक्ष विज्ञान की क्या भूमिका रहने वाली है। क्योंकि जब से नई अंतरिक्ष नीति लाई गई मोदी जी के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में भागीदार बनाने का निर्णय लिया गया, जो एक क्रांतिकारी निर्णय था 70 वर्ष के बाद हुआ, उसके उपरांत एक तीव्र गति से अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है। और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सन 2047 के भारत के निर्माण में और आने वाले समय भारत की अर्थव्यवस्था में अंतरिक्ष सेक्टर की एक प्रमुख भूमिका रहने वाली है। हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यदि आज हम $8 बिलियन की इकॉनमी पर खड़े हैं, हम 5 गुना बढ़ जाएंगे अगले 10 वर्ष में और लगभग $44 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। और अब बात कोलकाता रेप मर्डर मामले की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआईएसएफ की टीम कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंच गई। कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया था, तो सीआईएसएफ की टीम आरजी कर अस्पताल पहुंच गई। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आरडीए यानी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक के बाद आईएमए ने कहा कि हड़ताल खत्म करने के बारे में फैसला आज रात जनरल बॉडी की बैठक के बाद लिया जाएगा।
और उधर कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार मामले में सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में संदीप घोष को हिरासत में लेकर सीबीआई पिछले 5 दिनों से पूछताछ कर रही है। कल सीबीआई ने उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई ने संदीप घोष को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं संदीप घोष को मामले में कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। और इधर डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली के एम्स के मरीज बेहाल हैं। खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को भारी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल आए मरीजों की परेशानी का जायजा लिया है हमारी टीम ने। टाइम जैसे पहले जल्दी हो जाता था काम, अब नहीं हो रहा। पहले 11-12 बजे तो हम फ्री हो जाते थे, अब हमारे को टाइम ज्यादा हो गया है। ये दिक्कत है कि परेशानी भैया मरीज को लेकर नहीं मिल पा रहे, डॉक्टर साहब नहीं मिल पा रहे, ये है दिक्कत। हम डिब्रूगढ़ से आए हुए हैं, मतलब दिखाने के लिए 1 वीक पहले ही आए हुए हैं, बट अभी स्ट्राइक की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। आज तीसरा दिन हम आए हैं, आज भी मतलब टिकट नहीं मिला। भाई बोले जब तक डॉक्टरों का स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होगा। हमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम दूर से आए हैं, यहाँ के तो है नहीं, यहाँ होटल लेकर रुके हुए 1 हफ्ता से। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। मेरे हिसाब से हर साल खत्म हो जाना चाहिए, इतना दिन नहीं होना चाहिए। एम्स में आए थे दिखाने, 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर नहीं बैठने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। प्रयागराज से हम दिखाने आए हैं, वाइफ को दिक्कत थी, गले में प्रॉब्लम है, और डॉक्टर न बैठने की वजह, हड़ताल की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। मैं एम्स में दिखाने आया था, सवेरे से बैठ के प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और मैं 800 किलोमीटर दूरी से आया हूँ यहाँ। घोर कठिनाई हो रही है हमको भी, और हमारे जैसे हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये आम जनमानस के साथ तकलीफ देह कार्य है, और इसको निश्चित रूप से जनहित में डॉक्टर लोगों को बंद करना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए। वास्तव में मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। और कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष की टिप्पणियों पर आक्रोश जताया। पूनावाला ने इस मामले पर राहुल गांधी और राकेश टिकैत के बयानों की निंदा की। पूरे देश में एक न्याय के लिए लड़ाई चल रही है। बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या हुई, कल राहुल गांधी ने कहा कि यह पूरा विषय एक डिस्ट्रैक्शन है। मतलब बंगाल में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई डिस्ट्रैक्शन है। राकेश टिकैत जो इनके करीबी नेता है, इंडिया अलायंस के बहुत ही चहेते नेता है, वो कहते हैं कि यह षड्यंत्र है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट षड्यंत्र का हिस्सा है? माता पिता का बयान कि उनकी बेटी को ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, यह षड्यंत्र का हिस्सा है? हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सीबीआई को जांच सौंप देना, पश्चिम बंगाल की पुलिस को कहना कि एब्सोल्यूट फेलियर रहा, यह षड्यंत्र का हिस्सा है राकेश टिकैत जी? और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। यह वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुकांतो मजूमदार ने कहा कि फैसला दर्शाता है कि अदालत को राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं है। राज्य में एक के बाद एक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। और अब बात जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की, जहां विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की पहली बार जम्मू कश्मीर की यात्रा को लेकर भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कांग्रेस नेता को घेरा। तरुण चुग ने कहा कि शुक्र है कि चुनाव के कारण ही सही
राहुल गांधी आज शांति, विकास और विश्वास की ओर अग्रसर होते हुए कश्मीर को देखने जा रहे हैं। चुनाव घोषित हुआ और राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर आया। राहुल जी शांति, विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देख के आइए और 370 और 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। 70 साल आप 3 परिवारों ने, गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया। 70 साल आतंकवाद, अलगवाद, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म टैग दे दिया था। आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल का टैग उतारकर टूरिज्म कैपिटल की ओर बढ़ा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन जैसे 6 और हैवानों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस स्कैंडल में 100 से अधिक लड़कियों के साथ बलात्कार और उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए उनके मुताबिक इस गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुद्दामे ख्वाजा यानी खादिम परिवारों के कई युवा रईस जादे भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, वो युवा कांग्रेस वर्चस्व रखते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं। भाजपा के नेता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि दोषियों को बचाने का अपराध कांग्रेस सरकारों द्वारा किया जा रहा था। अजमेर बलात्कार कांड में जिस तरह से रेप जिहादियों और कांग्रेसियों का गठबंधन बेपर्दा हुआ है, 100 से अधिक अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार और उनका ब्लैकमेल अजमेर के शैतान खादिम कर रहे थे और उन खादिमों को बचाने का कुकर्म कांग्रेस की विविध सरकारों ने किया। जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले की गॉडमदर के कार्यकाल में हुआ, उससे यह सिद्ध होता है कि इंडी अलायंस कोई लोकतांत्रिक अलायंस होने की बजाय बलात्कारी बचाओ अलायंस के रूप में काम कर रहा है। खबर महाराष्ट्र से, जहां बदलापुर में धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रही है। ट्रेन और इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार शाम को प्रदर्शनकारियों द्वारा रेलवे ट्रैक खाली करने के बाद ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। रेल रोको प्रदर्शन में शामिल 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ये मामले सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव और दंगा फैलाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोपों में दर्ज किए हैं। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आईजी लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी हो ताकि चार्जशीट दाखिल की जा सके। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई होगी, जो 3 महीने में अपना फैसला देगी। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर देर से दर्ज किए जाने के कारण 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।